सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तहे दिल से आपका अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे लाइव सेशन में बच्चे जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर कर दें अपने अपने ग्रुपों में और कमेंट कर दें और बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके, आप तक पहुंच सके। तो आज के हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, देखो क्या क्या कवर करने वाले हैं। नो लोड तथा फुल लोड पर ट्रांसफार्मर प्रचालन, नो लोड पर और फुल लोड पर ट्रांसफार्मर को कैसे प्रचालन करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा आता है ट्रांसफार्मर के अंदर क्षतियाँ कौन सी होती हैं, हानि कौन सी होती हैं, कॉपर हानि होती है या कोर हानि होती है, लो हानि होती है, एडी हानि होती है, तो इन क्षतियों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, कि दक्षता किस प्रकार से होती है, मतलब क्वालिटी कह सकते हैं दक्षता को अपन, कितनी बढ़िया अच्छी क्वालिटी होती है, तो दक्षता क्या है वो चीज़ जानेंगे। तो ज़्यादा तीनों चीज़ों को आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए लाइव सेशन वीडियो में, एंड तक बने रहिए। बहुत ही बढ़िया चैप्टर चल रहा है और इस ट्रांसफार्मर का जो लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना, ठीक है ना, लास्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है, तो बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। तो लोड है तो अपूर्ण लोड रहे तो अपूर्ण लोड अवस्था में ट्रांसफार्मर को परिचालन करने के लिए निम्न प्रकार से क्या करते हैं अपन, वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। तो हम पहला लिखेंगे लोड तथा फुल लोड पर परिचालन। तो पहला है हमारा नो लोड पर ट्रांसफार्मर का परिचालन। नो लोड पर ट्रांसफार्मर का प्रचालन। नो लोड पर ट्रांसफार्मर का प्रचालन किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग, क्योंकि लोड कहाँ पे जुड़ेगा, आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग में, ठीक है। जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर हुआ, आपका क्या हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, इस प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर है। ये आपकी बाइंडिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारी कौन सी बाइंडिंग है भाई, प्राइमरी बाइंडिंग, वोल्टेज 1, समझ में आ गई ना। और ये हमारी कौन सी है, सेकेंडरी बाइंडिंग, वोल्टेज 2, कहने मतलब आउटपुट, आउटपुट बाइंडिंग होगी हमारी, ठीक है। और ये हमारी कौन सी, इनपुट। हमारे आउटपुट बाइंडिंग और इनपुट बाइंडिंग होगी हमारी। अब ये कह रहा है कि नो लोड, नो लोड कहां पर होगा, आपको पता है कि नो लोड होता है सेकेंडरी बाइंडिंग में, इसी पे तो लोड जोड़ देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप प्राइमरी बाइंडिंग पे लोड जोड़ दें, तो प्राइमरी बाइंडिंग पर लोड नहीं जोड़ सकते। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्यों नहीं जोड़ सकते, बेटा प्राइमरी बाइंडिंग वो बाइंडिंग होती है जिसमें वोल्टेज का मान बहुत ही ज़्यादा होता है, कहने का मतलब ये है। इसको मेन सप्लाई से जोड़ते हैं, इसको जो मेन सप्लाई होती है ना आपकी, जैसे 11,000 वोल्ट होती है, 33,000 वोल्ट होती हैं, तो उसको हम प्राइमरी बाइंडिंग से जोड़ते हैं। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। तो हमेशा नो लोड या फुल लोड हो तो उसको अपन सेकेंडरी बाइंडिंग से ही कनेक्ट करते हैं। बात सॉल्व हो गई, समझ में आ गई ना, ठीक है।
जब ट्रांसफार्मर लोड संयुक्त नहीं किया जाता है तो ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। जब हम क्या करते हैं, जब इसमें लोड नहीं जोड़ते हैं तो ओपन सर्किट की भांति क्या करता है, कार्य करती है। तो लिख लेंगे जब आप इसमें, जब सेकेंडरी बाइंडिंग से कोई लोड नहीं जोड़ा जाता है तो किसकी तरह कार्य करता है, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। तो ओपन सर्किट की भांति क्या करता है भाई, व्यवहार करता है, व्यवहार करती है। समझ में आ गई ना, कोई लोड नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, ओपन सर्किट की तरह क्या है वो, व्यवहार करती है। हमारी कौन सी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग। डेट्स ऑल, ठीक है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को शून्य लोड अवस्था कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई, शून्य लोड। इसी अवस्था को शून्य लोड अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य लोड अवस्था कहते हैं। ये तो बात किसकी हो गई भाई, नो लोड की, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतना ही है बस, ज़्यादा कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शून्य लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा शून्य लोड विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से जब लोड धारा नहीं होगी तो विद्युत में क्या होती है, वो शून्य लोड विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। इसका मान उसके पूर्ण लोड में प्रवाहित धारा के मान का केवल 2 से 5% ही होता है। क्या होता है, 2 से 5% ही उसका क्या होता है भाई, मान होता है। ये तो बात होगी हमारी नो लोड ट्रांसफार्मर की, सीधी सीधी सिंपल सी भाषा में, ज़्यादा कुछ है नहीं। जब शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा ली शक्ति को तो हम कैसे ज्ञात करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर शून्य लोड पर है कि नहीं है, तो एक सूत्र है हमारा, उस सूत्र से उसको क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो सूत्र है हमारा, तो लिखेंगे बाइंडिंग WO बराबर VP पॉन्ड IO और कॉस फाई। क्या है, कॉस फाई। VO शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर लेगी शक्ति वाट में। VO का मतलब क्या होता है, शून्य लोड पर, लिख लेंगे आप जहां पर शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई, क्या ली गई भाई, शक्ति। शक्ति को किस में मापती हैं, वाट में, शक्ति वाट में मापते हैं, ठीक है ना। और बीपी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी पर आरोपित वोल्टेज। क्या होता है, प्राइमरी पर आरोपित वोल्टेज। और वोल्टेज को किस में नापते हैं भाई, वोल्टेज में किस में नापते हैं भाई, वोल्ट में नापते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया हो गई। अब IO का क्या मतलब आई,
कि प्राइमरी में शून्य लोड विद्युत धारा क्या होती है, प्राइमरी में शून्य लोड विद्युत धारा। प्राइमरी में शून्य लोड विद्युत धारा, और विद्युत धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में। ए किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। और बच गया आपका कॉस फाई, तो कॉस फाई का क्या मतलब भाई, शून्य लोड पर पावर फैक्टर। क्या है, शून्य लोड पर पावर फैक्टर, कॉस फाई। तो लिख लेंगे शून्य लोड पर पावर फैक्टर, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही है। तो किस प्रकार से देखो काम कर रहा है, किस प्रकार से नहीं कर रहा है। प्राइमरी पर शून्य लोड पर आरोपित वोल्टेज के कारण प्राइमरी में और सेकेंडरी विद्युत वाकल उत्पन्न होता है। दोनों विद्युत वाकल इन फेज और समान फेज में होती हैं। जब इन दोनों में विद्युत वाकल पैदा होगा तो दोनों इन फेज होंगे। क्या होंगे, दोनों इन फेज होंगे। इन फेज जब ही होंगे जब दोनों में क्या होगा, विद्युत वाकल उत्पन्न होगा, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसी प्रकार कह सकते हैं अपन बराबर होता है परंतु विपरीत दिशा में होता है। बराबर तो होता है पर होता कैसी है, परंतु विपरीत दिशा में होता है। सेल्फ इंडक्शन के कारण प्रेरित विद्युत वाकल की दिशा आरोपित वोल्टेज की दिशा के विपरीत होती है। जो प्रेरित हमारा विद्युत वाकल की दिशा होती है उसमें क्या होता है भाई कि आरोपित वोल्टेज, जो हमारी वोल्टेज होती हैं उस दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा निम्न दो कारकों पर निर्भर रहती है। तो बाट रहित घटक होती है और वायु घटक रहती है, इन दोनों घटकों पर रहती है। तो इसी प्रकार समझ सकती हैं अपन जो घटक होता है आपका, तो कह सकते हैं इन दो कारणों पर रहने वाली है धारा, ठीक है ना। प्रवाहित किन कारणों पर रहती है, प्राइमरी वाइंडिंग की, प्राइमरी वाइंडिंग की धारा दो कारकों पर निर्भर रहती है। रहती है, ठीक है ना। तो पहली यहां है हमारी बाट रहित, पहली हमारी कौन सी है, बाट रहित घटक, ठीक है ना। शॉर्ट में दर्शाते हैं एयू। और दूसरे रहने वाली है हमारी वाट युक्त, बाट युक्त घटक। क्या रहने वाले, बाट युक्त घटक डब्लू। तो एक इसको सूत्र इस प्रकार समझेंगे कि हमारा आई धारा में शून्य लोड बराबर होता है, क्या होता है भाई, जो अंडर रूट में होती सारी चीजें, क्या होती अंडर रूट में। तो आई उसके यार हो जाएगा हमारा यू, ये आ गया। अब इसके साथ क्या है, वायु घटक है ना, तो हम प्लस करेंगे आई उसके यार वाट घटक। ये हमारा सूत्र बन जाता है। यहां पर इन दो घटकों पर कार्य करने के तो सूत्र लगाना है, और आपका जो लोड अवस्था में रहे तो मैंने बता रखा है वो सूत्र लगाना है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर का परिचालन। पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर का परिचालन किस प्रकार से होता है वो देखे समझेंगे, ठीक है। देखो मैंने तुम बताया था ट्रांसफार्मर के अंदर कि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग पे ही सारी चीज निर्भर रहती हैं, चाहे फुल लोड हो चाहे सेकेंडरी वो नो लोड हो। जब फुल लोड होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड प्रतिरोध संयोजित कर दिया जाता है। कहने का मतलब है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करते हैं अपन,
लोड प्रतिरोध को क्या करती हैं, संयोजित करती हैं। देखो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ये हमारी कौन सी सेकेंडरी वाइंडिंग, V1 V2 आउटपुट, ठीक है, बाइंडिंग। और जो हमारी कौन सी है, प्राइमरी बाइंडिंग, वो होगी सेकेंडरी प्राइमरी बाइंडिंग, वोल्टेज 1, ठीक है। और कौन सी हमारी, इनपुट, इनपुट बाइंडिंग। तो हमारी जो प्राइमरी बाइंडिंग है वो जो हमारी कौन सी, इनपुट बाइंडिंग। तो मैंने बताया कि लोड जुड़ेगा हमारा या नहीं लोड जुड़ेगा, वो सेकेंडरी बाइंडिंग में जुड़ेगा, ठीक है जी, पहले ही बता रखा था, दोबारा से बता रहा हूं। तो चाहे इसमें प्रतिरोध हमारा लोड ही होता है जो क्या करता है, विद्युत में रुकावट पैदा करता है। उसमें जब लोड होगा तो इसके अंदर कोई ना कोई खपत तो होगी ना। तो अपन कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग में लोड संयुक्त कर दिया जाता है। तो लिख लेंगे यहां पर, ट्रांसफार्मर की एस का मतलब होता है सेकेंडरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग में लोड को संयोजित कर दिया जाता है। क्या करते हैं भाई, कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग में क्या करती हैं, अपन लोड को संयोजित करती हैं। जब लोड को संयोजित करती हैं तो क्या होता है, तो सेकेंडरी में विद्युत धारा का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है भाई, सेकेंडरी में विद्युत धारा का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। सेकेंडरी में विद्युत धारा का प्रवाह चालू हो जाता है। समझ में आ गई ना। जब तक इसमें धारा का प्रवाह जब ही होगा जब इसमें वो लोड दोगे, लोड देने पर क्या होगा, विद्युत धारा का प्रभाव होगा। तो प्रभाव होने के बाद इसमें जो धारा के सेकेंडरी बाइंडिंग कोर में जो चुंबकीय क्षेत्र का वो उत्पन्न होगा। अब क्या है हमारी, इसमें क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, छेदन होगा यहां पर लोड देने पर सेकेंडरी बाइंडिंग में, इस प्रकार से। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो ये भी चीज लिख सकते हैं आप यहां पर, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना, ये बात सॉल्व होगी। फ्लक्स के कारण प्रणाली फ्लक्स का मान घट जाता है। जो फ्लक्स होता है चुंबकीय फ्लक्स, उसके प्रभावी मान से क्या होता है, फ्लक्स का मान घट जाता है। परिणामी फ्लक्स के घटने से प्राइमरी में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहकबल भी क्या होता है, घटता है। जब लोड पड़ेगा इसमें तो फ्लक्स भी कम होगा, विद्युत वाहकबल भी क्या होगा, घटेगा। सारी चीज़ होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग की जो वृद्धि होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। ट्रांसफार्मर को लोड सहित अवस्था में, लोड सहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक उसके कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग क्या होता है, समान होता है। ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का लोड सहित अवस्था से, ठीक है, लिख लेंगे लिखेंगे नोट डाल के लिखेंगे, ये थोड़ी सी इंपोर्टेंट लाइन है। तो लिखेंगे इस प्रकार ट्रांसफार्मर का, इस प्रकार
ट्रांसफार्मर का इस पर ट्रांसफार्मर का लोड अवस्था में इस प्रकार ट्रांसफार्मर का लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड रहित, मतलब इस प्रकार ट्रांसफार्मर का लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक पूर्ण लोड रहित इस प्रकार ट्रांसफार्मर का लोड सहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक क्या होता है भाई, उसके कुल चुंबक क्षेत्र का, उसकी कुल चुंबक क्षेत्र का मान समान होता है। ठीक है ना। तो मान क्या होता है, लगभग क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है कैसा होता है, लगभग समान होता है। लगभग कैसा होता है, समान होता है। तो आप इस चीज से समझ सकती हैं कि जो आपने लोड सहित अवस्था से पूर्ण लोड सहित अवस्था का उसका जो कुल चुंबकीय क्षेत्र का जो मान लगभग कैसा होता है, समान होता है। देखो आपने लोड दे दिया, तो उस लोड को देने के बाद आप कहां तक लोड दे रही हो, तो पूर्ण लोड तक करोगे आप। तो पूर्ण लोड तक उसका क्या रहता है भाई, चुंबक क्षेत्र का जो मान है लगभग कैसा होता है, समान होता है। ठीक है ना। ये बात डेट सॉल्व हो गई। और प्राइमरी जो धारा होती है हमारी, प्राइमरी धारा का मान प्राइमरी बैलेंस धारा तथा लोड सहित प्राइमरी धारा को वेक्टर्स द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो प्राइमरी धारा को जो ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, वेक्टर्स के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो लिख लेंगे यहां पर, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, वेक्टर्स। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, वेक्टर्स के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये तो बात होगी हमारी किसकी, फुल लोड वाली। ठीक है, दोनों की नो लोड और फुल लोड। अब बात हम पढ़ते हैं जो ट्रांसफार्मर के अंदर छत्तियां होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रांसफार्मर छत्तियां, देखो हमारी छत्तियां ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार की होती हैं, लोह छत्ती होती हैं और ताम्र छत्ती होती हैं। लोह छत्ती हमारी कोर में होती हैं, ताम्र छत्ती हमारी किस में होती हैं, बैंडिंग में होती हैं। ये आपकी समझ में आ गई ना। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार की छत्तियां होती हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में मुख्यतः दो प्रकार की छत्तियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनके देख लेते हैं। पहली छत्ती होती है हमारी लोह छत्ती, और हमारी दूसरी होती है ताम्र छत्ती। तो इन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ज्यादा सिंपल कुछ नहीं, लोह छत्ती कहां पर होती है हमारी, लोह छत्ती दो प्रकार की होती हैं। एक तो एडी
क्षति होती है और एक आ रही हिस्टेरिक क्षति होती है। कितनी होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, एडी धारा और दूसरी है हमारी हिस्टेरिक क्षति। तो अपन लिख सकती हैं कि लोह क्षति दो प्रकार की होती हैं। लोह क्षति कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। तो कौन कौन सी होती हैं? पहली हमारी आती एडी। कौन सी आती है भाई? पहली हमारी एडी धारा क्षति। ठीक है, कौन सी हमारी? एडी धारा क्षति। और दूसरी हमारी हिस्टेरिक क्षति। कौन सी है दूसरी हमारी? हिस्टेरिक क्षति। हिस्टेरिसिस क्षति, ठीक है, ये हमारी दो प्रकार की क्षतियां होती हैं, मैंने आपको बता दी। और एडी धारा हमारी क्षति कहां पर उत्पन्न होती है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, जो फैराडे का जहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरित सिद्धांत लगता है, नियम लगता है, तो चुंबक में चालक में विद्युत उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? इसकी कोर में भी विद्युत बल उत्पन्न होगा। जब कोर में विद्युत बल उत्पन्न होगा तो विद्युत वाले कोर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती हैं। ऐसे में एडी धारा क्या होती है? क्षति कहलाती है। हमारी कहने का मतलब है जो गैप होता है हमारी कोर के अंदर, तो उसके जैसे कि हमारी पत्तियां होती हैं इस प्रकार की, जैसे जो पत्तियां होती हैं जो गैप कर ज्यादा हुआ तो क्या होगा भाई? एडी धारा ज्यादा हो सकती है। कहने का मतलब यही तो कह रहा है कि इसमें क्या होता है? विद्युत वाले कोर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती है। तो विद्युत शक्ति की खपत कर रही है, तो इसी को कारण क्या कह रहे हैं अपन? एडी धारा करंट कह रहे हैं, ठीक है। और कहां पर हो रहा है? इन पत्तियों के माध्यम से हो रहा है। किन पत्तियों के माध्यम से? कोर के माध्यम से। क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? कोर के माध्यम से हमारा एडी धारा क्षति हो रही है, ठीक है ना। अब इस एडी धारा क्षति को निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया गया है। किसका सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो सूत्र कौन सा रहने वाला है? वो हमारा सूत्र रहने वाला है कि बीई बराबर बी स्क्वायर एफ स्क्वायर एन स्क्वायर। क्या है हमारा? टी स्क्वायर, सॉरी, बी एम। ये हमारा सूत्र रहने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं आप कि जो किस प्रकार से सूत्र है हमारा। तो वी डब्ल्यू ई बराबर बी स्क्वायर एम एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये हमारा क्या है? सूत्र है एडी धारा सूत्र निकालने का। इस प्रकार से हमारा सूत्र रहने वाला है। अब हमारी हिस्टेरिसिस जो क्षति होती है वो कहां पर होती है? देखो, हिस्टेरिसिस क्षति वहां पर होती है लोह आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकीय और विचुंबकीय होना। कहने का मतलब है आप उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हो और उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसी को क्या कहते हैं अपन? हिस्टेरिसिस क्षति कहती हैं। कहने का मतलब बार बार चुंबकीय
चुंबकत्व और विचुंबक होने की शक्ति को क्या कहते हैं भाई? स्टीरियो क्षति कहते हैं। अब स्टीरियो क्षति को सूत्र निकालने का हमारा सूत्र है वो किस प्रकार से है वो देखेंगे अपन। तो सूत्र किस प्रकार से रहने वाला है? सूत्र है हमारा कि WH बराबर होता है हमारा B 1.6 m, ठीक है ना? क्या होता है? 1.6 m FV जी हमारा क्या इसका होता है? स्टीरियो क्षति का क्या होता है? सूत्र होता है, देख सकते हैं सभी, ठीक है ना? तो ये दो सूत्र थे जो मैंने आपको बताए। अब इन सूत्रों के बारे में इनको लिखते हैं कि बी एम बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, बी डब्ल्यू क्या होता है। तो अपन देख सकते हैं कि बी एम का बराबर होता है कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में। क्या होता है? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में वेबर में नापते हैं। किस में नापते हैं भाई? वेबर प्रति मीटर में, ठीक है। और F2 का क्या मतलब होगा? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। और T का मतलब क्या होता है? कोर की मोटाई। T का मतलब क्या होता है भाई? कोर की मोटाई। मोटाई किसमें चलती है? mm में, ठीक है। F का मतलब क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी। किसमें चलती है? हर्ट्ज में। ये चीज हो गई। और Bm का मतलब वही आपको पहले बता रखा है, ठीक है। आपको अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स वेबर में चलता है। HW का क्या मतलब होता है? स्टीरेज होता है। इसमें नियंत्रक आता है आपका, क्या आता है? स्टीरेज नियंत्रक आता है इसमें, स्टीरेज में। ये हमारा नियंत्रक है, स्टीरेज नियंत्रक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और बी का मतलब है आपका हमारा इसमें कोर का आयतन। कोर का आयतन। और कोर के आयतन को हम किस में नापते हैं भाई? MQ में, मीटर क्यूब में नापते हैं। ये हो गया सारा सिस्टम, ठीक है। लोड क्षति, हानि क्षति, ट्रांसफार्मर किस प्रकार से क्षति होती है, किस प्रकार से होती है, किसको निकालने का सूत्र क्या होता है, वो सारी चीज हो गई। अब आती है हमारी ताम्र क्षति। देखो ताम्र क्षति कहां पर होती है? आपको पता है कि बाइंडिंग प्रोटोन के कारण उत्पन्न होती है ताम्र क्षति। लोड कण के साथ साथ बढ़ाया जाता है क्षति को गणना सूत्र के। हमारी जो क्षति है ताम्र क्षति हमारे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में उत्पन्न होती है। यह विद्युत शक्ति की वह क्षति है जो बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। हमारी जो ताम्र क्षति होती है हमारी, जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, जैसे कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर ले लेते हैं आपके लिए, तो आप इस पर बाइंडिंग लगाओगे। अब इसमें बाइंडिंग लगाने के बाद इसी में क्या होता है भाई? हानि होती है इस बाइंडिंग के अंदर। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? ताम्र क्षति कहते हैं, ठीक है, जो बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। इस क्षति का मान लोड बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। और क्षति की गणना हम निम्न मापदंडों और सूत्रों के माध्यम से करते हैं। समझ में आ गई ना? कहाँ पर होती है? विद्युत शक्ति का वह क्षति है जो बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। समझ गए? अपन जो बाइंडिंग है इसके कारण क्या होगी? उत्पन्न होगी क्षति। अब इसकी ताम्र क्षति निकालने का सूत्र है वो किस प्रकार से है, सूत्र देखेंगे अपन। सूत्र हमारा रहने वाला है I² P बराबर P प्लस I²S। ये हमारी क्या है भाई? ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और हमारी ये क्या आएगी? यहाँ पर प्राइमरी आएगी,
सॉरी सेकेंडरी। समझ में आ गई ना? कहने का मतलब है आपकी प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, आई स्क्वायर पी आर पी आई स्क्वायर एस आर एस, ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग है टोटल, और ये हमारी कौन सी बाइंडिंग है? प्राइमरी बाइंडिंग है, जो पी से दर्शा रहे हैं और एस से दर्शा रहे हैं। तो प्राइमरी में विद्युत धारा एम्पियर में, तो लिख लेंगे अपन इसमें आई स्क्वायर पी बराबर क्या होता है भाई? हमारा होता है प्राइमरी विद्युत धारा, विद्युत किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, अब आता है आरपी। आरपी क्या होता है? हमारा प्राइमरी प्रतिरोध, प्राइमरी प्रतिरोध किस में नापते हैं? ओम में। अब आता है आईएस का प्राइमरी सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी विद्युत धारा किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। अब आता है आरएस, जी क्या हमारा सेकेंडरी प्रतिरोध, किस में नापते हैं? ओम में। समझ में आ गई ना सारी चीजें? सेकेंडरी बाइंडिंग। तो इस प्रकार से हमारे ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की क्षतियां होती हैं, ताम्र क्षति और लोह क्षति। लोह क्षति दो प्रकार की होती हैं, एडी और स्टेरिस, आपको बता दी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब ट्रांसफार्मर के अंदर क्षतियों का जो मान ज्ञात होता है वो किस प्रकार से करते हैं? तो क्षतियों का मान हम दो प्रकार से करते हैं, दो विधियों के जो क्षतियां होती हैं उनका मान ज्ञात दो प्रकार से करते हैं, एक तो ओपन सर्किट करके और एक शॉर्ट सर्किट करके। ओपन सर्किट करने के बाद क्या होता है भाई, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद क्या होता है? तो हम दो प्रकार से करते हैं। क्षतियों का मान ज्ञात दो प्रकार की विधि से किया जाता है। क्या प्रकार की विधि से किया जाता है? दो प्रकार की विधि से किया जाता है। ओपन सर्किट ठीक है, और दूसरा है हमारा शॉर्ट सर्किट। ये हमारी दो प्रकार की क्षतियां हैं। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। देखो ओपन सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? देखो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि इस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की पूर्ण अवस्था में निम्न वोल्टेज बाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है, ताम्र का मान घटा दी जाता है। इसमें शॉर्ट सर्किट करने पर तो ताम्र हानि ज्ञात की जाती है और ओपन सर्किट करने में लो हानि ज्ञात की जाती है। ये दोनों सिंपल सी भाषाएं हैं। और इनकी जो शॉर्ट सर्किट है इसमें वोल्टेज के मान को बहुत ही कम रखा जाता है जिससे कि बाइंडिंग जले नहीं। तो उसमें क्या ज्ञात करते हैं? कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। और ओपन सर्किट में हम क्या ज्ञात करते हैं? कोर की क्षति हो रही है उसको ज्ञात करते हैं। डॉट सेल्फ इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम? ताम्र क्षति ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें लोह कोर। तो इसमें शॉर्ट सर्किट में ताम्र क्षति, ओपन सर्किट में लोह कोर क्षति, दोनों प्रकार से ज्ञात करते हैं। समझ में आया होगा आपकी में? ठीक है,
इसमें प्राइमरी बाइंडिंग लोड अवस्था में धारा का मान बहुत कम होने के कारण ताम्र सतही को नगण्य माना जाता है, और सेकेंडरी बाइंडिंग ओपन अवस्था में वाट मीटर ट्रांसफार्मर की लो क्षति का मान वाट में दर्शाया जाता है। देखो क्या करते हैं, जो ओपन सर्किट होती है इसमें क्या होता है कि प्राइमरी बाइंडिंग में लोड सहित विद्युत धारा का मान बहुत कम होने के कारण ताम्र क्षति को नगण्य माना जाता है, जिससे कि सेकेंडरी बाइंडिंग ओपन अवस्था में जो वाट मीटर है आपका उसमें ट्रांसफार्मर की लो क्षति का क्या है मान दर्शाया जाता है कि इसके अंदर लो क्षति कितनी है वाट मीटर के द्वारा। समझ में आ गई ना। और इसी प्रकार से हमारे शॉर्ट सर्किट में भी होता है यही प्रकार। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट में ट्रांसफार्मर के उस अधिकतम वोल्टेज का मान केवल 5% प्रदान किया जाता है, जो बाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आरोपित हमारे वोल्टेज वेरिएक्टर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है भाई, वेरिएक्टर शॉर्ट सर्किट के अंदर प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गई हमारी कौन सी ताम क्षतियों का मान कैसे ज्ञात करते हैं, और ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों में किस प्रकार से कर रहे हैं। हमारा लास्ट आता है, नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता किसे कहते हैं, तो हम दक्षता के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता किसे कहते हैं भाई, ठीक है ना। किसी ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट शक्ति तथा इनपुट शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, उसकी दक्षता कहलाती है। तो लिख लेंगे कि किसी ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट शक्ति तथा ट्रांसफार्मर के लिए किसी आउटपुट शक्ति तथा इनपुट शक्ति का अनुपात तथा इनपुट शक्ति का अनुपात ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाता है। ठीक है ना। दक्षता किसे कहते हैं, आउटपुट शक्ति इनपुट शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। दक्षता का सिंबल, इसको नियंत्रांक, इसका प्रतीक नियंत्रांक होता है, नियंत्रांक से इसको व्यक्त करती हैं। ठीक है, और यह प्राय प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, इसका प्रतीक ये होता है। ठीक है, और इसको व्यक्त किस में किया जाता है भाई, व्यक्त करती हैं इसको प्रतिशत में। अब इसका सूत्र होता है, वो सूत्र लिखते हैं, सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं इसको। इसका जो मेन सूत्र होता है हमारा, तो सूत्र लिखते हैं इसमें बराबर, तो आउटपुट शक्ति इनटू पावर फैक्टर, ठीक है ना। आउटपुट शक्ति इनटू पावर फैक्टर इनटू 100। अब नेक्स्ट लेते हैं आउटपुट शक्ति इनटू पावर फैक्टर, आउटपुट शक्ति इंटू पावर फैक्टर प्लस ताम्र आनी और लो आनी। ताम्र आनी और लो आनी, ये हमारी दो प्रकार से, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट शक्ति आ जाएगा, पी का पावर फैक्टर आ जाएगा, आउटपुट शक्ति पावर आ जाएगा, ताम्रा और लो आ जाएगा।
ये दोनों प्रकार की क्षतियां इसमें आ जाएंगी। तो अपन इसको लिख सकती हैं देखो, तो हमारी आउटपुट क्या है? हमारी आउटपुट शक्ति किस में नपती है? के वी ए में। किस में नपती है? के वी ए में। समझ में आ गई ना? के वी ए में आउटपुट शक्ति। इसको यहां इसके नीचे लिख सकते हैं, आउटपुट। आउटपुट शक्ति होती है हमारी किस में नापती हैं? के वी ए में नापती हैं, और इनटू पावर फैक्टर कॉस फाई में। क्या है? पावर फैक्टर कॉस फाई में। और आपका ये रखा ही पहले से 100। अब बात आती है इसकी पावर शक्ति, तो इसको सेम टू सेम लिखते हैं नीचे की तरफ, के वी ए आउटपुट इनटू कॉस फाई प्लस। अब आती है हमारी ताम्रहानि और क्या आती है? लो हानि। क्या आती है? ताम्रहानि और लो हानि। तो सी आई, ये हो गया हमारा सूत्र बन के रेडी। तो इस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है तो इस प्रकार से निकालती हैं। तो पावर फैक्टर को हम किलोवाट एम्पीयर नापते हैं, सबको पता है ना? तो हम लिख देती हैं पावर फैक्टर को किलो के वी ए। ठीक है, इसको नापती हैं कॉस फाई। और आउटपुट शक्ति होती है हमारी, और ताम्र शक्ति किस में नापते हैं? वाट में। इन दोनों शक्तियों किस में नापते हैं? वाट में नापते हैं। ताम्रहानि वाट में, लो हानि वाट में। दोनों को वाट में नापते हैं, लो हानि और ताम्रहानि। अब आती है नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण दिन की दक्षता। देखो पूर्ण दिन की दक्षता क्या होती है भाई? एक पूर्ण दिन दक्षता का एक सूत्र होता है कि 24 घंटे। पूर्ण दिन का मतलब होता है 24 घंटे। 24 घंटे में आप किस प्रकार से उस समय के लोड को आप इंक्लूड कर रहे हो। 24 घंटे कार्य करने की औसत उसकी पूर्ण दिन की क्षमता कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जितने समय तक लोड में संयुक्त रहता है या प्रयोग किया गया ट्रांसफार्मर 24 घंटे कार्य करने की औसत क्षमता उसकी क्या कहलाती है? पूर्ण दिन की दक्षता कहलाती है। तो पूर्ण दिन की दक्षता का एक सूत्र होता है हमारा कि 24 घंटे आउटपुट बटे 24 घंटे आउटपुट हानि। तो लिख लेंगे सूत्र को, पूर्ण दिन की दक्षता के सूत्र है हमारा 24 घंटे आउटपुट बटे 24 घंटे आउटपुट प्लस 24 घंटे में हानि। ये आपका क्या हो गया? सूत्र हो गया। ठीक है, KW H पूरे दिन का निकालने का सूत्र हो गया आपका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखो कोशिश करी आपको बेहतर से बेहतर बताने की। अगर ऐसा कोई पॉइंट छूट गया हो मेरे से जो बता नहीं पाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, स्पेशली आपको हम उसका आंसर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।